बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से और आलमी मंजरनामे के हवाले से कुछ बैक टू बैक डेवलपमेंट्स हैं। अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो इमरान खान और उनकी सेहत के मामले को लेकर पीटीआई के कैंप में अब थोड़ी सी हलचल है, यानी टॉप टियर की जो लीडरशिप है उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि अब किसी फैसला कुन मरहले के जाने बढ़ें, क्योंकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बार बार एक ही नैरेटिव देने से वो ऐसा तासुर मिल रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है और इससे आगे पीटीआई और कुछ कर नहीं पा रही। वो अदालतों के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई अकेला करे या इज्तिमाई सतह पर करे, वो मौसर साबित होती नहीं दिखाई दे रही। दूसरी जानिब बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे पोजीशन है। इस हवाले से थोड़ी तफसील से बात करते हैं। पीटीआई के कैंप में क्या हो रहा है, महमूद अचकज़ई बरतानवी हाई कमिश्नर से मिले, उस मुलाकात में क्या हुआ, कुछ तफसीलात सामने आई हैं, तो वो एक एक करके डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर आलमी मंजरनामे की बात करें तो एक अजीब किस्म का जंगी माहौल जो चल रहा है, सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ड्रोन्स, ये सारी जो एक सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, यानी इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, ईरान यूएई के ऊपर कर रहा है, वापस कतर के ऊपर कर रहा है। अब इसमें एक और मुल्क भी शामिल हो गया जो पहले इस जंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज ईरान ने ऐलान किया कि अब ये भी हमारे टारगेट पे होगा। तो ईरान को हर फ्रंट से इसी किस्म की सिचुएशन का सामना है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जंग तवील होती जा रही है और इसका एग्जिट पॉइंट किसी के पास नहीं है, या एग्जिट बटन जो है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि ट्रंप जंग छेड़ तो बैठा है, लेकिन इसको ख़त्म कैसे करना है ये शायद उनके बस में भी अब नहीं रहा, क्योंकि ईरान एक ऐसे रेजिस्टेंस के मोड में चला गया है जहां पर एस्केलेशन ही दिखाई दे रही है और इसमें बदकिस्मती से नुकसान आम लोगों का हो रहा है और कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसको लगाने में, जिसको बिल्ड करने में कोई दहाइयाँ लगी होंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, जिसको वापस रीबिल्ड करने में शायद इससे भी ज़्यादा या डबल टाइम लग पाएगा। ईरान की सूरत हाल की जहाँ तक बात करें, क्विकली मैं जल्दी से वाइंड अप कर लेता हूँ कि इस टाइम की क्या सिचुएशन है, फिर आगे ज़रा सियासी खबरों पर भी बात करनी है। ईरान को ऑलरेडी अमेरिकन पाबंदियों का सामना था, उसकी इकॉनमी ऑलरेडी स्क्वीज़ होती जा रही थी क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियाँ उनके ऊपर आयद कर रखी थी और अब उनका मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर इसराइल और अमेरिका के निशाने पे है, यानी उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इस टाइम ईरान को मदद की ज़रूरत है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ईरान मुआशी तौर पे कोई इतना मजबूत मुल्क है कि वो ये सारे धचके जो है वो उसको सर्वाइव कर पाए, तो उसको मदद की ज़रूरत है मुआशी तौर पर भी, यानी कैश डिपॉजिट भी चाहिए और वैसे भी उनको दूसरी मदद भी चाहिए, यानी खुराक, अद्वियात और बहुत सारी चीज़ें। ये कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है फैक्ट दो चीज़ों से, क्योंकि एक तो रूस ने, यानी रूस वो पहला मुल्क बन गया जिसने ईरान को मदद भिजवाने के लिए 13,000 टन पर मुश्तमिल अपने जो कंटेनर्स हैं वो अज़रबैजान पहुंचा दिए ताकि वहां के ज़मीनी रास्तों के ज़रिए वो ईरान को मुंतकिल किए जा सके और ये सामान रिसीव भी हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि खुराक, अद्वियात और मेडिकल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो है वो पहुँचाई गई। अभी पता नहीं इन कंटेनर्स में रूस क्या मुंतकिल कर रहा है, लेकिन बताया गया है कि 13,000 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है। दूसरा, कैश का जो मैंने आपको बताया वो इसलिए क्योंकि इंडिया में जो ईरानी सफारत खाना है उन्होंने अपना बैंक अकाउंट और कुछ हंगामी नंबर्स दिए हैं कि अगर कोई मदद करना चाहता है, कैश डोनेशन करना चाहता है, तो वो इन नंबर्स के ऊपर या इन बैंक अकाउंट्स पे मदद कर सकता है। वो बैंक अकाउंट उन्होंने डिटेल्स वहाँ पे बता दी हैं कि आप कैश डिपॉजिट कराएं और उसके स्क्रीनशॉट जो है वो इस नंबर पर भेजें ताकि मदद की जा सके। इस बारे में उन्होंने ये बताया कि चूँकि इंडिया में बहुत सारे मुसलमान बहन भाई हैं तो वो चाह रहे थे मदद करना, इसलिए हम ये नंबर्स दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब मदद की ज़रूरत होती है तभी कोई अपना अकाउंट डिस्प्ले करता है, अदरवाइज़ ये ऐसा काम नहीं है जो इतनी आसानी से किया जा सके। तो डेफिनेटली ईरान को अब मदद की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अमेरिका है, वो करोड़ों डॉलर्स खाली इस चीज़ पे निछावर करने के लिए या लुटाने के लिए तैयार है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं या जो टॉप उनके टारगेट पे लोग हैं उनकी मालूमात फ़राहम की जा सकें। जो बंदा भी उसकी टिप देगा, मालूमात तक रसाई देगा, उसको रीलोकेट भी किया जाएगा, यानी हो सकता है उसको अमेरिका में पनाह दी जाए और साथ में $1 करोड़ इसका इनामी रकम का भी ऐलान किया गया। तो कहाँ ईरान जिसको कैश डिपॉजिट की ज़रूरत है और कहाँ अमेरिका जो इनामी रकम का ऐलान कर रहा है, ये सिचुएशन है। खैर, ईरान के इस सारे मंजरनामे में उनका एक जजीरा था, खार्ग जजीरा। ये सबसे अहमियत का हामिल एक जजीरा था आफ्टर वो जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ है, उसके बाद जो एक मेन पॉइंट है ईरान का, खार्ग जजीरा, जहाँ पर सारी तेल की सप्लाई वो मुमकिन बनाते हैं। 90% तक ईरानी ऑयल
उसी जजीरे के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा था दूसरे मुल्कों की जानिब। लेकिन फिर गुज़िश्ता रात अमेरिका ने उसको भी निशाना बनाया और बहुत सारी तनसीबात वहाँ पर तबाह कर दी गई, जिसकी वजह से ईरान को और ज़्यादा इस टाइम मुश्किल का सामना है। अब इसके बदले में ईरान ने अब ये ऐलान किया कि वो जहाँ जहाँ से उसके मुल्क के ऊपर हमला हो रहा है वहाँ की ऑयल फैसिलिटीज़ को, ऑयल रिफाइनरीज़ को, ऑयल डिपोज़ को निशाना बनाएगा। आगाज़ हुआ इराक से, उसके बाद यूएई की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी अल फुजैरा पे एक बार फिर से ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया गया। साथ ही यूएई को बाकायदा आगाह किया गया है ईरानी हुकाम की जानिब से कि आपके यहाँ जितने भी अमेरिकन ठिकाने हैं या अहलकार हैं ये हमारी हिट लिस्ट पर रहेंगे, ये हमारे टारगेट पे होंगे। और इमाराती लोगों को भी ये कहा गया है कि वो ऐसे ठिकानों से या ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमारे निशाने पे आने वाले हैं। और गुज़िश्ता रात सऊदी एयरपोर्ट पर खड़े 5 अमेरिकन त्यारों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, एक नहीं, 2 नहीं, 5 अमेरिकन त्यारे, 3 पहले उनके तबाह हो चुके हैं, एक अभी रिसेंट क्रैश हुआ, 4 और 5 त्यारे अभी इन लाइन उनको निशाना बनाया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। अब इस सारे मामले में एक और मुल्क भी इस जंग में बाकायदा शामिल हो चुका है और वो है यूक्रेन। वो ड्रैग कर लिया गया है क्योंकि उसने ईरानी ड्रोन्स को गिराने के लिए इंटरसेप्टर्स फ्राहम किए और बाकायदा मदद का ऐलान किया कि वो इसराइल की मदद करने के लिए तैयार है। और उसने अपने ड्रोन्स जो है वो टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन्स को गिराने वाली वो इसराइल के हवाले कर दी। दैट मीन्स कि अब वो बाकायदा इसमें शामिल हुआ और इसको ईरान की जानिब से बाकायदा ऐलान करके बताया गया कि अब हमारा जो हदफ है वो यूक्रेन भी होगा। दैट मीन्स कि अब ये मिडल ईस्ट वाला जो सारा मामला था ये यूक्रेन तक जा पहुंचा है। तो ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे थे कि शायद जंग खत्म होने वाली है, लेकिन जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं ये तो और एक्सपैंड हो रही है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इसका एग्जिट बटन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा कि किसके पास है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से, जो कि ऑब्वियसली इमरान खान के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहती है। तो इमरान खान की सेहत को लेके जो अदालती फैसले आ रहे हैं या हुकूमती रवैया है उसके बायस अब पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। जो कारकुनान हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि किसी हतमी फैसले की जाने बढ़ा जाए। ये बार बार खाली आके बयानात दे देना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देना ये काफ़ी नहीं होगा, इससे इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा। पीटीआई के अपने अंदर भी जो पार्टी के कुछ रहनुमा हैं वो भी अब लीडरशिप के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी फैसला कुन मोड़ की जाने बढ़ना होगा। अभी कल एक पूरी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुहेल आफरीदी ने, साथ में उनके लीगल लोग भी बैठे। उन्होंने पूरी एक ट्रेल बताई कि क्या होता चला आ रहा है, क्या हो रहा है और बार बार हम क्या मुतालबात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला लाहेअमल मिसिंग था। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी इसको डिस्क्लोज़ ना किया जा रहा हो, जैसे सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस बार हम आएंगे, तैयारी से आएंगे। तो ये वही वाली लाइंस हैं, वही बातें हैं जो रिपीट टेलीकास्ट होती आ रही हैं। और अब जो पीटीआई के अपने कैंप के लोग हैं वो भी इनके ऊपर को बहुत ज़्यादा फोकस करते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब जिन्होंने फैसला करना है पीटीआई में से, उन्होंने सारी जिम्मेदारी महमूद अचरजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के कंधों पे डाल दी है कि देखिए जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, इमरान खान ने इनको इख्तियार दिया, अब ये जो भी ऐलान करेंगे। हालांकि जब ये इख्तियार और अथॉरिटी इमरान खान ने पीटीआई के अपने लोगों को दी थी तब भी ये कोई बड़ा ऐलान नहीं कर पाए थे। और अभी तो हर बात पर कहते हैं महमूद अचरजई साहब जो है वो फैसला करेंगे। महमूद अचरजई क्या कर रहे हैं उसकी भी तो कुछ तफसीलात सामने आई हैं। एक तो वो जारी बात है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जा रहे कि हम कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाज की तरफ चले हैं, अभी उन्होंने रोका हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अभी जो बरतानवी हाई कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई उसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन सलमान अकरम राजा ने बताया कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो मिलने के लिए आना चाहते हैं अपने वालिद को, लेकिन उनको पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वीज़ा मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में महमूद अचरजई ने बरतानवी हाई कमिश्नर के सामने ये मामला रखा कि जो इमरान खान के बेटे हैं वो बरतानवी शहरी हैं, लिहाजा उनको वीज़ा दिलाने के लिए वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। एज़ पर सलमान अकरम राजा वो कह रहे हैं कि मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में ये मामला उठाया गया है। बहरहाल अगर लेट्स सपोज एक लम्हे के लिए कि उनको वीज़ा मिल भी जाता है, वो आ भी जाते हैं और मुलाकात कर लेते हैं, उससे भी ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान की मुश्किलात में कोई फौरी तौर पे कमी आ सकती है अनटिल अनलेस पीटीआई कोई मेजर स्टेप्स नहीं लेती या डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली कोई फ्रंट, कोई कॉरिडोर कोई खोलना पड़ेगा। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या मीडिया में आके बयानात देने से तो रिलीफ मिलने के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की लीगल बैटल उसी तरह से जारी है। अभी अदालत से जो फैसला आया, ये 2 रुकनी बेंच ने जो डिसीजन दिया कि
नया एक मेडिकल बोर्ड कायम किया जाए, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो मेडिकल बोर्ड कायम करेंगे। तो चीफ कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बार बार निकल आता है मुंह से, चीफ कमिश्नर जो है वो तो खुद मोहसिन नकवी के मातहत हैं, उनके इमीडिएट बॉस मोहसिन नकवी हैं। तो ऑलरेडी मोहसिन नकवी ही सारा कुछ देख रहे थे, इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करा रहे थे, तो सारा कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। तो अभी चीफ कमिश्नर अपनी मर्जी से तो कोई ऐसा फैसला नहीं करने वाला, इसलिए पीटीआई समझती है कि जो अदालत की जानिब से फैसला आया है वो उनकी फेवर में नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने इसके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया और इंतज़ार कर रहे हैं तफसीली तहरीरी फैसले का। जैसे वो आएगा तो उसके पॉइंट्स का जायज़ा लेके फिर शायद इसको हायर कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए। जाते जाते थोड़ी सी बात पाक अफ़गान सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि जंग यहाँ पर भी जारी है। अफ़गानिस्तान की वजारत दिफा ने अचानक कुछ क्लेम्स करने शुरू कर दिए, गुमराह कुन क्लेम्स, कि जनाब हमने पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, या कोई इनके अफसरान जो है वो कब्ज़े में ले लिए, या शायद किसी को नुकसान पहुंचाया। कुछ इस तरह की जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स हैं। क्योंकि जब भी पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो उसके तस्वीरी एविडेंस या पिक्टोरियल एविडेंस प्लस वीडियो, ये सारा कुछ जारी होता है और बताया जाता है मीडिया को कि ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की वजारत दिफा की जानिब से या तालिबान की जानिब से जो बताया जा रहा है वो उसमें खाली ट्वीट्स है, ट्वीट्स के अलावा कोई ऐसा वीडियो या पिक्टोरियल एविडेंस शामिल नहीं किया गया, इसलिए उनके दावों की तस्दीक नहीं हो पाई अभी तक। और पाकिस्तान की जानिब से बताया जा रहा है कि ये तमाम तर दावे जो हैं बेबुनियाद और गुमराह कुन है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि जितना इस टाइम पाकिस्तान इंट्रेंच कर चुका है बॉर्डर के उस पार, वहाँ से इधर की जानिब हो पाना ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर कब्ज़ा कर लेना या नुकसान पहुँचाने की कोशिश, ये दावे इनमें कोई सच्चाई उस तरह से नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयाँ हैं उनके वीडियो एविडेंस साथ साथ मीडिया से, सोशल मीडिया से, नेशनल मीडिया के ऊपर हर जगह पर आ रहे हैं, वो मुतल्लिका इदारों की जानिब से शेयर भी किए जा रहे हैं। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।